वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल फायर मैसेज 02। मैं हूं अरुण चौधरी। हम हमारी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत हम डेली लगभग 20 सवालों को हल करते हैं। हम ऐसे सवालों को हल करते हैं जो हमारी परीक्षा में आते हैं, ठीक है, जो हमारी परीक्षा में आने की संभावना अधिक रखते हैं। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर ले। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आज का आपका पहला सवाल आपके सामने है। आपको इसको हल करना है और जो भी अपना आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए, क्या है आज का पहला प्रश्न। यदि 8,930 किलोग्राम गेहूँ, ठीक है, कितना गेहूँ है हमारे पास, 8,930 किलोग्राम गेहूँ है, उसको क्या करना है, हमें 95 बोरों में भरना है। ठीक है, हमारे पास जो 95 बोरे हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं, 95 बोरे हैं। ठीक है, तो कितना किलोग्राम गेहूँ है, 8,930 किलोग्राम गेहूँ है और उसको 95 बोरों में भरना है। और ये जब बोरों में भरा जाएगा तो जो गेहूँ की मात्रा होगी वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो हमारे सवाल ने पूछा है कि अगर 95 बोरे में भरे जाता है तो प्रत्येक बोरे में कितने किलोग्राम गेहूं आता है। ठीक है, हो गया स्पष्ट। तो क्या करेंगे कि हम इसमें भाग लगा देंगे। किससे भाग लगा देंगे, 95 से 8,930 में। जब 8,930 में हम 95 से भाग लगाएंगे, देखिए भाग कैसे लगाएंगे, ये पहले के 95 है तो अगर हम 2 अंक को लेंगे 89 तो ये हमको कम पड़ रहे हैं तो हम 3 अंक लेंगे। अब इसका हम 9 बार करके देखते हैं। हमको क्या लाना है, 893 या इससे कम लेके आना है। तो 9 बार करेंगे, 9 पंच 45, हासिला है 4, नामे 81 और 4 85, मतलब 9 बार बोलने से 855 आ रहा, जो कि 893 से कम है। और 10 बार बोलेंगे तो ये 950 हो जाएगा। तो हमें किसको लेना है, 9 बार को। कितनी बार बोलने पर, 9 बार बोलने पर 855 आया। अब हम इसको घटाएंगे, ये नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गए तो 8, 8 में से 5 गए तो 3, 8 में से 8 गए तो 0, ऊपर से उतारेंगे हम 0। अब हो गया हमारे पास 380। अब हमको 95 में ऐसी संख्या का गुणा करना है जो 380 या उससे कम लेके आए। तो हम क्या करेंगे कि पहले 3 का गुणा करके देखेंगे। 3 पंज 15, हासिल आया 1, 3 नाम 27 और 1 28, 285 आ रहा। ठीक है, अगर हम क्या 4 बार गुणा करते हैं तो ज़्यादा जा रहा है, क्या करके देख लेते हैं। 4 पंज 20, हासिल आया 2, 4 नाम 36, 37, 38। अरे 4 बार में तो पूरा भाग ही जा रहा है, हम 4 बार में पूरा भाग लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 94 किलोग्राम। मतलब प्रत्येक बोरे में कितना किलोग्राम गेहूँ आएगा, 94 किलोग्राम गेहूँ आएगा। प्रत्येक बोरे का पूछा है उसने, अधिक का दे रखा है और एक काम में जब भी निकालते हैं तो भाग लगाते हैं, इसलिए मैंने 95 में से भाग लगा दिया 8,930 में। तो मुझे पता चला कि 95 बोरे हैं और अगर 94 किलोग्राम प्रत्येक बोरे में भरूँगा तो मेरा 8,930 किलोग्राम जो गेहूँ है वो 94 बोरों में कंप्लीट 94 किलोग्राम प्रत्येक बोरे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आया इसका, विकल्प नंबर ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ग के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी हम वर्ग या आयत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आयत या वर्ग को बना लेना है। तो उसने बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर है। सुन लेना, ये एक वर्ग है, ठीक है, इसका उसने क्षेत्रफल दे दिया है 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, अगर हमें एक भी भुजा पता है तो हम चारों भुजाओं का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें एक सूत्र पता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, यही होता है। ठीक है, यही होता है। प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो। हमें एक वर्ग दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। अगर इसमें 20% की वृद्धि कर दिया है प्रत्येक भुजा में तो हमारा वर्ग बड़ा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो उसने पूछा है
कि बताइए अब जो नया वर्ग है इसका क्या क्षेत्रफल रहेगा। आ गया समझ में। 20% की जब मैं वृद्धि करूँगा, वृद्धि का मतलब होता है उसमें कुछ जोड़ना, तो जब भी मैं इसकी प्रत्येक भुजा में वृद्धि करूँगा तो ये वर्ग की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मेरे पास वर्ग का क्षेत्रफल ये जो पूरा है इसकी जगह मैं लिखूँगा 625। मान लो मैंने भुजा मान ली है यहाँ पे x, तो x गुणित x, ठीक है। तो 625 बराबर x की घात 2। अब देखो ये x 625 किसका वर्ग है, 25 का। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा ये होता है कि हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसके, 625 के। 2 से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि एक विषम संख्या है। 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 से भी पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो हम 5 से लगाएंगे, 5 से जाएगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है। जिस किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 या 0 होता है उसमें 5 से पूरा भाग चला जाता है। तो 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दून 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5। क्या आया हमारे पास, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 बराबर x²। देखिए अब अगर x की घात 2 यहाँ पे लिखी हुई ना, तो हमको 2 के जोड़े बना लेना है। क्या बना एक जोड़ा, इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा x। तो 5 में कितना हो जाएगा, 25। मतलब इस वर्ग की ये भुजा 25 है। अच्छा बताओ, अगर ये भुजा 25 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। अब वो बोल रहा है कि ये जो भुजा है इसमें 20% की वृद्धि कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 20% की वृद्धि करना। 20 का, ठीक है सॉरी 25 का 20% निकालो। 25 का 20% कैसे निकलेगा, 25 गुणित 20/100। काटेंगे 2 पंज 10, 25 मतलब कितनी वृद्धि करनी है कि जो 25 है उसमें 5 की ओर वृद्धि करेंगे तो हो जाएगी 30। और जब ये भुजा 30 है तो ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। और जब हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणित भुजा, तो 30 में 30 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 900 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है। मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी बोला जाता है। तो हमारा कौन सा हो गया, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए ये जो वर्ग है, ये वर्ग में एक नया सवाल आया है, एक नए पैटर्न से आया है। उसने भुजा में अगर वो बोलता कि 5 की वृद्धि कर देना, 5 मीटर और बढ़ा देना, तो बातें अलग हो जाती। लेकिन उसने बोल दिया प्रतिशत में बढ़ाना है, तो हमने इसका प्रतिशत से उसको काय में बदल दिया, हमने संख्या में बदल दी। फिर हमें पता चला कि 5 की वृद्धि कर रहे हैं तो भुजा 25 से 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। फिर हमने नए जो नया वर्ग है उसका क्षेत्रफल देखो, इसका क्षेत्रफल 625 था, इसका 900। स्वाभाविक सी बात है, जब भी हम किसी क्षेत्र में वृद्धि करेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है। क्या हमें पता है कौन सी है 2 संख्या, नहीं पता। तो जब हमें गणित में कुछ भी पता नहीं होता है तब हम मान लेते हैं x y z, ठीक है। अगर एक संख्या माननी हो तो हम x मानते हैं, 2 संख्या माननी हो तो हम x y मानते हैं, और 3 संख्या माननी हो तो हम x y और z मानते हैं। लेकिन गणित में अधिकतम सिर्फ 2 संख्या ही मानी जाती है, पहली होती है x और दूसरी होती है y। इसमें भी एक संख्या ही मानते हैं, कुछ जो पूछा है उसको हम हमेशा x मानते हैं, ठीक है। तो बोला है 2 संख्याओं का योग। मान लो पहली संख्या x है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x दूसरी y, दोनों का योग है 38,564, यही है। अब उसने बोला आगे क्या बोला, उनमें से दूसरी संख्या 22,837 है। मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी है। देखो ये हमने माना है, ठीक है। ये भी दूसरी हो सकती है, ये भी पहली हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। हमने सिर्फ माना है कि ये पहली संख्या x से दूसरी संख्या y। अब उसने बोला कि जो दूसरी संख्या है उसकी जगह पे आप मान रख दो कितना, 22,837 बराबर जो उधर चल रहा हो तो इधर चलेगा। अब पहली संख्या का मान निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो प्लस वाली उधर जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। 22,837। तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। अब इसमें से इसको आपको घटाना है, घटाइए कितना आएगा, ये 4 में से 7 नहीं जाएगा, 14 में से 7 गए तो 7,
यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है। फिर 5 में से 8 नहीं जाएगा, इसको देगा 15, हो गया 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गए तो 5 और 3 में से 2 गया तो 1, 15,727 हमारी पहली संख्या होगी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया क्या कि हमने जैसा सवाल ने बोला इससे बिल्कुल समीकरण बना ली और फिर उसको हल कर दिया। दूसरा ये है कि जो कुल है उसमें से हमको पहली संख्या को घटा देना है तो भी उत्तर आ जाएगा। तीसरा तरीका ये भी होता है कि हम विकल्प को ही लेंगे, ठीक है। मान लो दूसरी संख्या उसने दे दी तो पहले विकल्प को इसमें जोड़ देंगे तो उत्तर इसके बराबर आ जाना चाहिए। ये नहीं आ रहा, फिर ये तो हो गई दूसरी संख्या, दूसरे विकल्प को ले लेंगे और इसको उत्तर लाएंगे। अगर बराबर आ जाता है तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर सी, ठीक है। जिन बच्चों का विकल्प नंबर सी है उनका बिल्कुल सही है। कितना आया है? 15,727 है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपका रेलगाड़ी के ऊपर, ठीक है। आप लोग बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि वीडियो हमारे लिए कितने लाभकारी हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं और लगभग हम 20 प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका बिल्कुल सॉल्यूशन डिटेल अध्ययन कर रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल संभवायित है, ठीक है। हो गया रेलगाड़ी वाला। क्या दे रखा है? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब पहले तो ये है कि उसने चाल दे दी है कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले स्टेशन को 5 घंटे में और दूसरे स्टेशन को कितने 8 घंटे में पार करती हैं तो रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है। रेलगाड़ी की इसमें चाल दे रखी है, उसने समय दे रखा है कि पहले स्टेशन को 5 घंटे में, दूसरे स्टेशन को 8 घंटे में, टोटल 13 घंटे में 2 स्टेशनों को पार करती है। तो उसने पूछा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, समय भी बिल्कुल घंटे में दे रखा है, और हमारे जो 4 विकल्प दे रखे वो भी बिल्कुल किलोमीटर में दे रखे, मतलब हमें किसी को कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई स्पष्ट। उसने पूछा क्या है? कुल दूरी। तो दूरी का सूत्र सुन लो, ठीक है। दूरी का एक तो सूत्र होता है, क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय, यही होता है दूरी का सूत्र। चाल गुणित समय बराबर, चाल कितनी उसकी? 40, टोटल समय कितना हो गया? 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 घंटे चली, 13 चौक कितना हो गया? 52, 520 किलोमीटर, ठीक है। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इसका क्या आ चुका है? उत्तर आ चुका है। बहुत ही आसान है, सिर्फ एक दूरी का ही सूत्र रखना है, जो समय टोटल है उसको जोड़ देना है और चाल से उसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया हमारा सूत्र से। अब इसको हम समझ के भी हल कर सकते हैं बिना सूत्र से। कैसे? कि एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, कितनी चाल दे रखी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी हैं, इसका मतलब होता है कि जो रेलगाड़ी है ये 40 किलोमीटर चलती है कितने समय में? 1 घंटे में, ठीक है। ये जो पूरा है इसका तात्पर्य ही यही होता है कि 40 किलोमीटर चली 1 घंटे में। प्रति घंटे का मतलब ही होता है 1 घंटा, ठीक है। मतलब 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर चलती है। तो बताना है आपको, पहले स्टेशन 5 घंटे में पार करती है, तो बताना आपको 5 घंटे में कितनी चली है? तो 5 घंटे में कितनी चलेगी? 40 गुणित 5 बराबर 200 किलोमीटर चली है, ठीक है। फिर कि 8 घंटे चली, तो क्योंकि 1 घंटे में 40 चलती है तो 8 घंटे में कितनी चलेगी? 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। क्या करेंगे? ये जो दूरी है इसको जोड़ेंगे, 0, 2 और 520 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली, ठीक है। ये समझने के हिसाब से हम भी कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली, तो बताओ 8 और 5 13 घंटे में कितनी चली? तो 13 में 40 का गुणा कर देंगे, ठीक है। हो गया स्पष्ट? तो कौन सा गया इसका? विकल्प नंबर ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है 0.08% के समतुल्य हैं। क्या पूछा है उसने? 0.08% के समतुल्य है।
समतुल्य का मतलब होता है इसके बराबर है। इसका मतलब यही होता है कि जो आपको दिख रहा है उसको हल करना। अगर यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह दिख रहा है तो प्रतिशत को हटा देना, दशमलव दिख रहा तो दशमलव को हटा देना। ठीक है, यही होता है समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है कि आपके सामने जो भी दिख रहा है उसको आपको सिर्फ हल कर देना है। ठीक है, तो देखो मुझे सबसे पहले तो प्रतिशत का चिन्ह दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो प्रतिशत है उसको हटा के बटे में मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, कितना लिख दिया 100। अब मैं दशमलव को हटाऊँगा और कितने अंक है 1 और 2, तो 2 जीरो और बढ़ा दी, टोटल हो गया मेरा। ठीक है, 8/10,000। क्या हमारे विकल्प में 8/10,000 है? नहीं है। इसको फिर से दशमलव में उसने बदला है। कितने अंक है? देखो नीचे अगर जितने जीरो होना उतने अंकों को पीछे से गिनने के बाद जीरो दशमलव लगा देना है, और अगर अंक पूर्ति नहीं हो रही है तो हमको आगे इसके जीरो लगा देना। तो कितने अंक है? 1 2 3 4। तो क्या 4 है? नहीं है, 1 ही है। 1 के बाद 2 3 और ये 4, ये बन गया। ये दशमलव लगा दिया और एक जीरो ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा उत्तर विकल्प नंबर डी। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए सबसे बात यह है कि जो समतुल्य शब्द लिखा है कि समतुल्य क्या है, तो इसका कुछ मत समझना। समतुल्य का मतलब होता है कि इसके बराबर बताइए। ठीक है, प्रश्न ऐसा है कि इसको सरल करिए तो भी आपको चिन्हों को देख के हल करना है। ठीक है, समतुल्य बताइए, बराबर बताइए, तो आप x का मान बताइए, तो सभी में है, सभी में कुछ नहीं करना, जो चिन्ह दिख रहा है उसको हल कर लेना। यहाँ पे प्रतिशत और दशमलव दिख रहा है, प्रतिशत भी हटा दिया, दशमलव भी हटा दिया, फिर मैंने उसको दशमलव में बदल दिया क्योंकि हमारे 4 विकल्प दशमलव में दे रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है ये दिन के, ठीक है, काम के बारे में है कि एक किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति है वो काम को 6 दिन में कर लेगा, बी 8 दिन में कर लेगा। तो मुझे बताइए अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो 6 और 8 से तो कम ही दिनों में करेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, अगर दोनों मिलकर कर रहे हैं, चलिए तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए देखो, ए उस काम को 6 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 8 दिन में कर रहा। अगर प्रश्न ऐसा आया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर 1/6 प्लस 1/8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, एलसीएम इसका आएगा कितना? 24। 6 चौक 24, 6 से 24 में भाग लगाएंगे 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, प्लस 8 से भाग लगाएंगे 24 में 3 बार, 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 बराबर 7/24। और जो भी आंसर आया इसको आपको उलट देना है, तो ये आ गया 24/7। क्या हमारे विकल्प में 24/7 है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? 3 सही 3/7 है। ठीक है, तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 सही 3/7, 7 21 वो 3 24। विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए जब भी कभी दो व्यक्ति अलग अलग दिनों में काम करते हैं और पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इनको 1/6 प्लस 1/8 जो भी उत्तर आएगा उसको उल्टा कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, ठीक है, समय के बारे में। अब आप इसमें एक नई चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, क्या है? एक व्यक्ति 10:15 अपने घर से चलता है। इसे दिल्ली पहुंचने में 3 सही 1/3 घंटे लगते हैं, तो वहाँ दिल्ली कितनी बजे चल। देखो अगर प्रश्न ऐसा होता है कि एक व्यक्ति 10:15 पे अपने घर से चलता है और 5 घंटे 10 मिनट के बाद वहाँ दिल्ली पहुँच जाता है, तो कितने बजे पहुँचा? तो हम क्या करते, डायरेक्ट इसको जोड़ देते कि 5 में इसको जोड़ो, उत्तर आ गया हमारा 15:25। या अगर ऐसे देखें तो 3:25 पे पहुंच जाता। लेकिन हमारे सवाल ने जो समय है उसको ऐसा नहीं देके उसको दे दिया है मिश्र भिन्न में, 3 सही 1/3। ठीक है, तो हमको उसको बदलना पड़ेगा। क्या लिखा है? 3 सही 1/3। तो देखो इसको ऐसे रूप में कैसे लिखेंगे? घंटे और मिनट के रूप में। तो देखना सबसे पहले वाला जो आगे वाला है ना, ये पूरा 1 घंटा रहता है। ठीक है, 3 घंटे। अब बचा क्या हमारे पास? 1/3। तो 1/3 को अलग से उठाओ, 60 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दून 6, मतलब 20 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट बाद वहाँ दिल्ली पहुँचता है, तो उसे कितना समय लगा?
तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 घंटे 20 मिनट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, जोड़ने पर मेरा उत्तर आ जाएगा 5, 3 और 13। 13 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद होता, तो 1:35 पे पहुँचा है। विकल्प नंबर डी। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। हो गया स्पष्ट। देखिए एक अब अच्छा इसको बताओ 4:30 तो कैसे लिखेंगे। तो देखो 4 तो घंटे हैं, ठीक है, ये अलग हो गया। और 1/2 है, इसमें हम 60 से गुणा करेंगे, 2 त्या, ठीक है, तो 4.5 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये से लिखा हुआ था। चलो बताओ 5 सही 1/5। अगर ऐसा सवाल आया तो इसको कैसे लिखोगे, घंटे बताओ और मिनट बताओ। तो देखो 5 तो घंटे हो गए हैं और 1/5 में हम 60 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 5 घंटे और कितने मिनट है, 12 मिनट। हो गया स्पष्ट कि जो मिश्र भिन्न होती हैं उसको समय में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे घुमा के आ सकता है। प्रश्न बहुत ही आसान है अगर वो इस रूप में देता, लेकिन उसने मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, तो मिश्र भिन्न को घंटे और मिनट में हमें बदलना याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, व्यंजकों का कुछ सरलीकरण उसने दे रखा है। ठीक है, और क्या पूछा आपसे, x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। ठीक, 40 का उसने क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, बराबर x का 5% दे रखा है। और पूछा है इस x का मान निकालना है। जब भी हम x का मान निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, x को अकेला रखते हैं। तो 40 का की जगह में गुणा 20% को हटा के बटे में लिखूँगा मैं 100 बराबर x गुणित 5। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटाया और बटे में लिख दिया मैंने 100। अब काट देंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, क्या बचा है यहाँ पे, 4 दूना 8, यही बचा हुआ है। काटेंगे 5 एकम 5, 5 दून 10, 1/20। अब 100 को मुझे अकेला रखना क्योंकि इसके बटे में इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, इसके गुणे में हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 160 बराबर 1 से, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। देखें, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई समीकरण है, ठीक है, कोई व्यंजक है और उसमें x का मान पूछा है, मतलब आपको x को अकेला रखना है। ठीक है, होगा स्पष्ट बात। चलिए अगला क्या दे रखा है, 51,125 किस संख्या का घन है। ठीक है, क्या दे रखा है, 51,125 किस संख्या का घन है। घन पूछा है, घन का मतलब होता है कि x की घात 3, तो वो हो जाता है घन। ठीक है, घन का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया 5 की घात 3, तो ये हो गया इसका घन। मतलब मैं 5 का गुणा कितनी बार करूँगा, आपस में 3 बार करूँगा। 5 में 25, 25 5 125, मतलब 5 का जो घन होता है वो कितना होता है, 125 होता है। तो इसी प्रकार उसने पूछा है कि 51,125 किस संख्या का घन है। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप प्रत्येक विकल्प को लेके उसका आपस में 3 बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विकल्प नंबर ए उसने बोला है तो 45 गुणित 45 गुणित 45, एक तो ये तरीका है, तीनों को गुणा कर लो, अगर इसके बराबर आ गया तो 45 का हो जाएगा घन। ठीक है, फिर बी वाले को हल कर लो, क्या दे रखा है, 55 गुणित 55 गुणित 55, इन तीनों का गुणा कर लो। अगर 51,125 के बराबर आ रहा, जिस भी विकल्प का मान 51,125 के बराबर आ रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, गुणा करके आप देख सकते हैं। दूसरा 51,125 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या 3 से भाग जाए, 3 त्या 9, 3 त्या 9 2, 3 सौ तक बिल्कुल जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा जाने वाला है। ठीक है, 51,125 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, तो 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या 3 से जाएगा। 3 त्या 9, ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 1, भागनी इसकी 0। ठीक है, फिर क्या है, 3 त्या 9 2, 3 सौ तो 21, 3 5 15, फिर 3 से जा रहा है, क्या बिल्कुल जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दून 6, ठीक है, और 3 5 15, फिर 3 से जा रहा है, क्या 3 त्या 9, 3 त्या 9, 3 चौक 12, अपनी 3 त्या 9, 3 त्या 9 2, 3 सौ बिल्कुल जाएगा। 3 त्या 9
1 3 त्या 9, ठीक है, 3 त्या 9 2, तीनों 21, 3 पंजा 15, यही जा रहा है, ठीक है। फिर 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 पंजा 15, फिर 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जाएगा, 3 त्या 9, 3 त्या 9 2, तीनों 21, 3 पंजा 15, फिर 3 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 पंजे 15, अब 3 चौक 12 नहीं जाएगा, 5 से लगा देंगे, 5 दूना 10, 5 25, 5 फिर 5 फिर 5 और फिर 1, ठीक है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख लो पहले, 6 बार 3 है, और 5 कितनी बार है हमारे पास, 3 बार है। ये 51,125 के बराबर होता है। इन सभी संख्या को गुणा करो। देखो अब उसने बोला है घन, तो घन में हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, और यहाँ से एक 5 बाहर आ गया, ठीक है। जो जोड़े बने उनको बाहर निकाले, गुणा करो, 3 त्या 9, 9 पंज 45, मतलब ये जो किस संख्या का घन है, मतलब विकल्प नंबर ए, ये 45 का घन है। अगर 45 का गुणा हम 3 बार करते हैं तो हमें 51,125 प्राप्त हो जाता है। तो देखो मैंने इसके दोनों तरीके बता दिए हैं, या तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, और घन पूछा है तो 3 3 के बना लेंगे, और अगर वर्ग पूछता तो हम 2 2 के जोड़े बना लेते, एक एक बार उसको बाहर निकाल लेते, उनका आपस में गुणा कर देते। क्योंकि उसने घन पूछा है इसलिए मैंने 3 3 के जोड़े बना लिए जितने भी बन रहे, ठीक है। हो गया स्पष्ट। तो कौन सा आ गया, विकल्प नंबर ए इसका आ गया है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास इसको हल करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, एक गांव की जनसंख्या 2048 है। सुन लेना, एक गांव की जो जनसंख्या उसने दे रखी है, कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है उसने, 2048 दे रखी है, ठीक है। उसमें पुरुषों की संख्या उसने कितनी दे रखी है, पुरुषों की संख्या दे दी उसने 1024, और पूछा है कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखो महिला अनुपात पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, महिलाओं की संख्या पता होना चाहिए। तो महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो कुल जनसंख्या ये है, उसमें से पुरुष ये है, तो इसको घटा देंगे, घटाएंगे, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 0 और 1, मतलब पुरुष और महिला दोनों की संख्या क्या है उस गांव में, बराबर है। उसने पूछा कि अनुपात क्या होगा, तो देखो उसने सबसे पहले किस शब्द का उपयोग किया है, पुरुष का, तो हमको पुरुषों की जनसंख्या को ऊपर रखना है। फिर किसका उपयोग किया, महिला, तो महिलाओं को नीचे रखना है, और इन दोनों को काट देना, काटेंगे तो एक बार कट जाएगा पूरा, तो क्या रहा हमारा, अब देखो 1/1 है, तो मैं इसको 1:1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था, यदि मान लो कोई संख्या ऐसी लिखी रहे तो मैं इसको 3/7 लिख सकता हूँ, और 3/7 अगर लिखी हुई है तो मैं इसको वापस ऐसे अनुपात में भी लिख सकता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि एक बार उसको पूरा काट दिया, 1/1 आ गया, तो मेरा अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ना है और हल करना है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, 81,504 क्या दे रखी है, 81,504 में किस अंक का स्थानीय मान व जाति मान समान है। पहले तो मुझे ये बताओ कि जाति मान का क्या मतलब है। जाति मान में पहले भी समझा चुका हूँ कि अंकित मान को ही जाति मान बोलते हैं, और जो जाति मान या अंकित मान होता है उसमें अंक का मान कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। वो देखो इसमें 8 का अंकित मान जाति मान 8, 5 का अंकित मान या जाति मान 5 ही रहेगा, 4 का अंकित मान या जाति मान 4 ही रहेगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि किस अंक का स्थानीय मान व जाति मान समान है। तो देखो मैं अगर इसका स्थानीय मान निकालूंगा, पीछे से चलते हैं, अगर इसका मैं स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 4, अंकित मान भी 4, इसका 0, ठीक है, इसका भी 0, अंकित मान स्थानीय मान दोनों 0, इसका स्थानीय मान 500, अंकित मान 5, इसका 1000, ठीक है, और एक इसका 80,000,
और 8। आपको बताना है कि किस अंक का स्थानीय मान व जातीय मान समान है। तो जो इसमें 2 अंक का स्थानीय मान और जातीय मान उसने समान दे दिया, ठीक है। आपको 4 कर लेना है, ठीक है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो इकाई के स्थान पे होता है उस अंक का स्थानीय मान जातीय मान या स्थानीय मान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से दोनों विकल्प हो रहे हैं बी और सी, ठीक है। जिन बच्चों ने बी बताया, सी बताया है, वो बिल्कुल सही है। पर आपको एक बात को ध्यान रखना है कि मान लो ये तो इस प्रकार की संख्या थी, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न देखो इसी प्रकार का। अगर मैं इसकी जगह अब बताओ कि इस संख्या में किस संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान समान है, ठीक है। अब पहले वाली संख्या में तो क्योंकि 0 आ चुका था इसलिए हमारे थोड़े विकल्प में वो हो गया, 2 विकल्प आ चुके थे हमारे पास, ठीक है। अब बताओ देखो इसमें अगर मैं 5 का स्थानीय मान निकालूंगा तो 5 का जातीय मान निकालूंगा तो 5, 3 का स्थानीय मान 30, 3 का जातीय मान 3, इसका 100, इसका 1, इधर 8000 स्थानीय मान, जातीय मान 8, इसका 30,000 स्थानीय मान और जातीय मान 3। तो बताओ किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है? तो जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है जिसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, ये कौन सा अंक है? इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक को जो होता है उसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। और अगर सवाल में कहीं पे 0 आ चुका है तो उसका भी स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान रहता है, ठीक है। आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 25/x बराबर x/144 और बोल दिया है कि x का मान बताना है, ठीक है। तो देखो ये जो सवाल है ये पिछली बार पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। पिछले साल जब एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें सवाल आया था और बोला था कि x का मान बताना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 25 गुणित 44 और ये हो जाएगा x गुणित x, ठीक है। अब देखो मुझे 25 में 144 से गुणा नहीं करना है, बल्कि मैं क्या करूँगा कि 25 और 144 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ, 5, 5, 1, ठीक है। और 144 क्या हो जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 3, 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 दूना 18, 2 से 9, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार, क्या आया मेरा 5 गुणित 5, 2 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 1 से 1 से में गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा। अब देखो मैंने अभी जस्ट इससे थोड़े से पहले बताया था कि जिसकी घात जितनी हो उसके इतने जोड़े बना लेना है, क्योंकि इसकी घात 2 हो रही तो मैं 2 के जोड़े बनाऊँगा, 5 गुणित 2 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 1 से गुणा करो, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 या 60। तो x का क्या आंसर आ चुका है मेरा, 60 आंसर आ चुका है। विकल्प नंबर ए, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही है। ये हो गया स्पष्ट कि अगर x की घात 2 आया तो मुझे इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पे जितनी घात लिखी, यहाँ पे अगर 2 लिखी तो मैं 2 2 के जोड़े बनाते, अगर यहाँ पे घात 3 लिखी तो मैं 3 3 के इनके जोड़े बनाते। चलिए अगला प्रश्न व्यंजकों का सरलीकरण दे रखा है, उसमें का दे रखा है, उसमें बड़ा कोष्ठक दे रखा है, उसमें आपको भाग दे रखा है, ठीक है। सवाल नंबर 13 क्या दे रखा है, 20 + 4 का 8 + 3 भाग 2। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो व्यंजकों का जब भी हम सरलीकरण हल करते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले हम सबसे छोटे कोष्ठक कॉल करते हैं, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक यही है, तो हम पूरे सवाल को ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। पूरे सवाल में कहीं पे भी चेंज नहीं करेंगे। 8 और 3 कितना हो गया, 11 भाग 2, यही हो गया, ठीक है। फिर पूरे सवाल को हम ऐसा ही लिखेंगे, कोष्ठक को हल करेंगे। इस कोष्ठक में सबसे पहले का को हल करूँगा, 11 में 4 का गुणा करूँगा, का मतलब होता है गुणा, 11 में 4 का गुणा 44 भाग 2, ठीक है। फिर 20 + 44 में 2 से भाग लगा के देख लूँगा मैं, ठीक है। किस से, 2 से, 2 दूना 4, 0 4, 2 दूना 4 कितना आया 22, तो ये लिख दिया मैंने 22। अब 20
और 22 दोनों को जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा मेरा 42 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही हो गया। स्पष्ट कैसे आया व्यंजकों का सरलीकरण? हम सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न में भी आपसे x का मान पूछा है और मैंने बता दिया है कि जब भी सवाल आपसे x का मान पूछे है उसका मतलब ये होता है कि आपको x को अकेला रखना है, बाकी संख्या को इधर उधर कर देना। अगर बट्टे वाली संख्या तो गुणे में चली जाती है, गुणे वाली संख्या तो बट्टे में चली जाएगी, और प्लस माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो प्लस, इधर आएगी तो माइनस। ठीक है, क्या दे रखा आपका सवाल? देखिए 31.2 प्लस 83.5 प्लस x बराबर 64.6 प्लस 15.6 और बोला है कि इस x का मान क्या होगा। ठीक है, यही आपका सवाल है। क्या पूछा उसने? x का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ो इसको। 31 5 और 2 7, ठीक है, 3 और 1 4, 8 और 9 3, 8 3 9 10 11, 114.7 प्लस x बराबर जोड़ो 6 और 6 12, हासिल आया 1। ठीक है, 5 और 5 10, हासिल आया 1, 6 और 1 7 और 1 8, कितना आया 80। अब क्या करेंगे, ये जो ये वाली संख्या उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 80.2 माइनस 114.7। ठीक है, घटाएंगे तो देखो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे तो 114.7 और 80.2 को कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गए थे 5 4 9 10 11 3, 34.5। अब सुनना, ये जो x का मान आया 34.5 है, लेकिन ये आएगा आपका माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि देखो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, और हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो क्योंकि ये माइनस की संख्या है इसलिए आपका आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। ठीक है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी दो संख्याओं का हम जोड़ घटा गुणा भाग जो भी करते हैं, जिस संख्या का जो चिन्ह बड़ा होता है वो हमेशा वही आता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि इसका उत्तर माइनस में आ रहा है तो हमने इसको माइनस में बता दिया। ठीक है, देखो अब ये अगर मैंने लिख दिया तो आप इसका मान ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं होता तो उसे हम प्लस की मानते हैं। प्लस के 5 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो आएगा 3। तो आपको बताओ ये 3 प्लस का होगा या माइनस का? तो क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का की है, प्लस की है, तो ये भी आ जाएगा प्लस का। क्योंकि किसी संख्या के सामने कुछ प्लस होता है तो क्योंकि हम उसको लिखते नहीं हैं इसलिए 5 - 2 हमेशा 3 लिखते हैं, लेकिन 2 - 5 अगर आया तो भी उत्तर 3 ही आएगा। लेकिन ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, और माइनस इसमें बड़ी संख्या में है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? -3 आएगा। तो ये बात उसी में जो हमारे पिछले वाले सवाल है उसमें भी ये लागू होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न एक टंकी के ऊपर है, उसकी कुछ क्षमता उसने दे रखी है और उसका 2/3 भाग भरा हुआ है, तो आपको खाली भाग बताना। ठीक है, चलिए हल करिए। क्या है, एक टंकी की कुल क्षमता 1350 गैलन है, वहाँ 2/3 भाग भरी हुई है, तो खाली भाग बताना। ठीक है, कुल क्षमता दे रखी है मतलब एक पूरा भाग है। ठीक है, ये पूरा भाग कितना दे रखा उसने? 1350 दे रखा है। ठीक है, इसकी कुल क्षमता है 2/3 भाग भरी, मतलब 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 भाग करना है, उसमें से कितना भाग भरा हुआ? 2 भाग, मतलब ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि खाली भाग कितना हो जाएगा। देखो ये 2/3 है, तो ये कितना, इसको कैसे लिखूँगा मैं? 1/3 भाग खाली है और 2/3 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि हमें 3 का पता है तो हम 1 का निकाल लेंगे। ठीक है, पूरे का मान 1350 है, 3 का मान निकालने के लिए 3 से भाग लगा देंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 1 का मान कितना आ रहा है? 1 का मान 450 आ रहा है। अगर ये 450 है तो ये भी हो जाएगा 450 और ये भी हो जाएगा 450। ठीक है, तीनों का मान 450 हो गया। तो उसने पूछा है कि इस वाले भाग का मान कितना है, तो उत्तर आएगा हमारा कितना? 450, विकल्प नंबर ए। ठीक है, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आ गया, बहुत ही आसान है। कुल क्षमता दे रखी थी 1350, 2/3 भागों में बांटा, मतलब 3 में से 2 भाग, तो 3 में से हमने 2 भाग बता दिए। एक भाग का मान निकालने के लिए जो टोटल है इसमें 3 से भाग लगा दिया, क्योंकि हमारे पास कितने गाने?
3 कम रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं। ठीक है, अगर टंकी वाला आ गया है तो बहुत ही आसान प्रश्न क्या है, 84.134 में इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, इसमें उसने पूछा है इकाई के अंक का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, इकाई के अंक का स्थानीय मान उसने पूछा है। तो इकाई का अंक कौन सा बताओ, ये इकाई का हो जाएगा दशमलव के बाद। ठीक है, ये दहाई का हो जाएगा। ठीक है, ये 10वां हिस्सा होता है, 1/10वां हिस्सा होता है, ये 1/100वां हिस्सा होता है और ये 1/1000वां हिस्सा होता है। अगर सवाल आपका बोलता कि इस संख्या में, ठीक है, 1/100वां हिस्सा का स्थानीय मान, आपको 3 का बताना होता, क्योंकि आपने सवाल ने पूछा है कि 84.134 में इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा। तो इकाई का अंक का स्थानीय मान क्या होगा बताओ आप। 8 और 4 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे वाले सब 0.000 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस 0.0 का कोई मतलब नहीं होता, तो कितना हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी। ठीक है, विकल्प नंबर बी जिन बच्चों ने बताया उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। ये आ गया दशमलव के बाद किसको 100वां स्थान बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8 पूछा, उसने 8 तक नहीं बोला है, बात को समझ लेना। उसने बोला है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब सम संख्या लेंगे प्रथम भी लेना है और उनके जब गिनेंगे तो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, और आपको उसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। यही आपका प्रश्न है, तो निकालिए। पहले तो प्रथम 8 सम संख्या लिखिए, फिर इनको जोड़िए, फिर उसमें 8 से भाग लगाना है। ठीक है, हल करिए। कैसे होगा, प्रथम 8 सम संख्या हमको पता होनी चाहिए, 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 14 16 और हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 सम संख्या। और इसमें भाग किससे लगाऊंगा, क्योंकि टोटल 8 है तो 8 से ही लगा देंगे। जोड़ो इनको, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 40 42 और 56 और 72 आ रहा है। ठीक है, अब काटेंगे 8 एकम 8 8 नाम 72, तो औसत मेरा कितना आ गया है, 9 आ गया है। ठीक है, विकल्प नंबर बी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, प्रथम 8 सम संख्याओं का हमने क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया। चलिए अगला प्रश्न रोमन संख्या है। रोमन संख्या को आपको हिंदू अरबी संख्या में बताना है। हिंदू अरबी संख्या का मतलब होता है कि इनको अंकों में बताना है कि इनको संख्या क्या बनेगी। ठीक है, बताइए आप। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर आपको रोमन संख्या के बारे में पता है तो। ठीक है, रोमन संख्या क्या होती है, देखो रोमन में मैं 1 को लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं 5 को लिखता हूँ वी, 1 को लिखाई, वी मतलब होता है 5, एक्स मतलब होता है 10, एल मतलब होता है 50, सी मतलब होता है 100। ठीक है, ठीक है, आगे और भी होता है, लेकिन आपको देखो आपको सिर्फ 100 तक ही पता होगा तो बहुत बड़ी बात है। 500 के लिए भी होता है, ठीक है, 1000 के लिए भी होता है। लेकिन देखो हमारे सवाल ने एल दे रखा है, पहले तो एल ढूंढो। एल कहाँ पे है, 50। अब इधर आए पीछे की ओर इससे, तो ये 10 कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 40। ये पूरा एक्सेल का मतलब हो गया 40। और ये क्या लिखा है, 5 में से कम हो गया तो 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 44 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। कैसे आया समझ में, क्योंकि मैंने समझा रखा है पहले ही, क्या सबसे पहले तो सबसे बड़ा अंक का रोमन लेना है, उसके अगर पीछे जा रहे हैं तो उसको घटा देना है, उससे आगे जा रहे हैं तो जोड़ देना। क्योंकि मैंने देखो इसमें सबसे बड़ा अंक दिख रहा है मुझे एल का मतलब होता है 50, पीछे गया तो मैंने 10 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा मेरा 40। अब एक्सेल का मतलब हो गया 40 और आई भी क्योंकि सामने है मैंने उसमें जोड़ दिया 4, हो गया 44। तो ये हो गया हमारा रोमन आपको पता होना चाहिए क्योंकि सवाल कभी कभी रोमन से आ सकता है। ठीक है, चलो ये तो रोमन हो गया। अच्छा मुझे बताओ ये क्या मैंने सही लिखा है, 1 एक्स के बराबर होता है 10, तो 4 एक्स के बराबर 40 हो गया क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो
जो हमारे कुछ भी जो संख्या होगी वो 3 बार ही उसको दोहरा सकते हैं, 4 बार नहीं आ सकता। कैसे? 1 के लिए हमने लिखे 1, 2 के लिए हमने लिखा 2, 3 के लिए हमने लिखा 3 और 4 के लिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसको 4 बार नहीं दोहरा सकते, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें एक आगे अंक जाना पड़ेगा, 5 पे जाना पड़ेगा और उसमें से 1 को कम कर देना है। अब 6 को लिखा मैंने 6, 7 को लिखा मैंने 7 और 8 के लिए ये हो गया 8। अब मैं 9 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये 4 हो ही नहीं सकता, ठीक है। 3 तक ही हो सकते हैं, आगे नहीं हो सकता है। तो मैं आगे 10 पे चला जाता हूँ। 10 को लिखेंगे 1 तो उसमें से 1 को कम करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो रोमन संख्या में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को आगे जो है वो 3 बार तक बढ़ा सकते हैं और पीछे 1 ही बार घटा सकते हैं। जैसे मैं 3 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 5 में से गए तो 4, उसमें से गया तो 3, तो ये 3 नहीं लिख सकते क्योंकि रोमन जब संख्या की बात करते हैं तो उसमें पीछे की ओर एक किसी को भी घटा दो आप, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था एक्सल का मतलब होता है ये होता है 50 में से 10 गए तो 40, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 50 में से 10 गए तो 40 और 40 में से 10 गए तो 30, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। घटाने की बात करेंगे तो 1 अंक को घटा सकते हैं और बढ़ाने की बात करें तो हम अधिकतम 3 अंकों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हो गया स्पष्ट रोमन संख्या और आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अच्छे से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। बाकी मैंने क्लास में आपको समझा ही दिया है कि रोमन संख्याओं को कैसे लिखना है। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन 17 के गुणज हैं, ठीक है। आपको 17 का गुणज बताना। गुणज का क्या मतलब होता है? गुणज का क्या मतलब होता है? गुणज का मतलब होता है कि वो इसके पहाड़े में आता है या उसमें जैसे 17 के गुणज है तो 17 से भाग चला जाना चाहिए, ठीक है। कुल मिला के बात यही होती है। तो 17 की टेबल पूरी और जो गुणज होता है वो उसी संख्या से प्रारंभ होता है और अनंत तक चलता है। तो आपको जो गुणज है वो बताना है। मतलब ये कि जो 4 विकल्प दे रखे उसमें 17 से किस संख्या से 17 से किस में भाग लगा जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो आप चारों संख्या में अलग अलग भाग लगा के देखो उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किस संख्या में पूरा भाग चला जाए। जिस संख्या में पूरा भाग चला जाए वही 17 की क्या हो जाएगी, हमारे गुणज हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। हल करिए इसको, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो अगर आप ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या महत्व रहा। आपके जो बिल्कुल टाइम है इसका बिल्कुल आपका सदुपयोग हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 सही 1/2 गुणे 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/2 गुणे 4 सही 2/1। इनका क्या करना है, आपको हल करना है और जो भी उत्तर है उसको दशमलव में बदलना है। तो बदलिए, पहले तो इसको हल करिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिश्र भिन्न दे रखा है तो उसको विषम भिन्न में बदलेंगे। बदलिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 गुणित 4 3 12, 4 3 12, 12 3 13 14, 14/3 प्लस 5 दूनी 10 और 1 11/2 प्लस 4 एकम 4 और 5 6, 6/1, ठीक है। अब क्या करेंगे, कट रहा है क्या, कट रहा है बिल्कुल, 2 एकम 2, 230 14 अपने कटेगा 7 7 49/3 प्लस, ठीक है, ये गुणा का चिन्ह, ठीक है। ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 11 33, ठीक है। इसके बटे में 1 मान लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 49। 3 में 3 का 3 बार, 3 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। 99 में 49 को जोड़ेंगे तो 148/3, दशमलव में बदल देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, 1 3 त्या 9 और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 49.333, ठीक है। आ गया स्पष्ट, क्या आया हमारा उत्तर 49.333, ठीक है। देखो हमें दशमलव के 3 अंकों तक मान बताना है, ठीक है। अगर जैसे हमारे विकल्प दे रखे उसके अनुसार हमें मान बताना। अगर उसमें 2 अंकों तक ही दे रखे तो 2 अंकों तक, उसमें अधिकतम 3 अंकों तक दे रखेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। हमारे मैथ्स की जो प्रैक्टिस सेशन है ये सही कंटिन्यू चलता रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप अपनी जो एग्ज़ाम है वो 30 अप्रैल को दे रहे हैं
और आपने यदि कोण और त्रिभुज वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसको देख लेना है, क्योंकि कोण और त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली बार भी समकोण त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।